वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल को जीतने वाली सर्वाइवल थ्रिलर। 45 पैसेंजर्स को ले जा रही एक एयरफोर्स फ्लाइट बर्फीले पहाड़ों के बीच क्रैश हो जाती है। उसके बाद उन 45 पैसेंजर्स का क्या हुआ, कितने लोगों ने सर्वाइव किया और कैसे, यही इस मूवी में दिखाया गया है, जो कि 1972 में हुई एक फ्लाइट दुर्घटना पर आधारित है। सोचिए, उस वक्त ना तो आज की टेक्नोलॉजीज थी और ना ही इंटरनेट, मोबाइल वगैरह। इस हालत में, और वो भी ऐसी खतरनाक जगहों पर, इन लोगों ने लगभग 60 दिन सरवाइव किया। जो लोग जिंदा बच गए उन्हें समाज ने क्या दर्जा दिया, ये सब कुछ बताने जा रही है ये हार्ड हिटिंग मूवी, जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। पता की बात यह है दोस्तों कि 2023 में रिलीज हुई ये स्पेनिश मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1972 में, जहां एक कॉलेज टीम रग्बी मैच खेल रही होती है। मैच में ये लोग हार जाते हैं, लेकिन ये लोग एकदम कूल होते हैं कि इस बार हार गए तो क्या हुआ, जिंदगी में कभी तो जीतेंगे ही। दरअसल ये इनके कॉलेज का आखिरी साल है और इसके बाद न जाने कौन कहां सेटल हो जाएगा, कुछ नहीं पता। इसलिए सभी दोस्त मिलकर शिले देश में एक ट्रिप करना चाहते हैं। यह है इस कहानी का मेन कैरेक्टर, नाम है नुमा। वो कहता है कि यार लास्ट एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना है, पर उसके दोस्त कहते हैं कि यार एक साल से क्या कॉलेज में घास काट रहा था और लास्ट मोमेंट पे पढ़कर होगा क्या, चलना चलते हैं, इसके बाद न जाने ऐसा मौका कब मिलेगा। नुमा भी जरा सोच समझ कर मान जाता है। इस तरह ये स्टूडेंट्स अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। उनके घर वाले उन्हें खुशी से विदा करते हैं। 40 पैसेंजर्स के साथ होते हैं 5 क्रू मेंबर्स और ये एक एयरफोर्स फ्लाइट है। जाने से पहले वे एक ग्रुप फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर फ्लाइट टेक ऑफ होती है। ये लोग उर्गियो से शिले जा रहे हैं और बीच में एंडिस नाम का एक माउंटेन रेंज पड़ता है, जिसके ऊपर से इस मौसम से निकलना जरा मुश्किल है क्योंकि आसमान साफ नहीं होता। सभी थोड़ा नर्वस होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कुछ नहीं होगा, एंजॉय करते हैं। इस पर सभी थोड़ा रिलैक्स होकर एंजॉय करने लगते हैं। जब वे एंडीज के ऊपर जा रहे होते हैं तो अचानक फ्लाइट का पंख उसकी एक चोटी से टकरा जाता है और फ्लाइट आधा टूटकर गिर जाती है। इनका एक दोस्त जिसका नाम गस्टो है, वो फ्लाइट से बाहर गिर जाता है। बाकी फ्लाइट भी बर्फीले पहाड़ पर क्रैश कर जाती है। किसी को एहसास ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, सभी एक दूसरे पर गिर पड़े होते हैं। जब नुमा को होश आता है तो वो दूसरों को भी जगाने की कोशिश करता है। कुछ लोग तो बुरी तरह घायल पड़े होते हैं। वे पायलट के पास जाकर पूछते हैं तो उसका और भी बुरा हाल होता है, पर वो इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और वे एयरपोर्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल तो बिल्कुल नहीं मिलता। नुमा फिर से पायलट से पूछता है कि ग्राउंड को कांटेक्ट करने का और कोई रास्ता है तो बता दीजिए प्लीज, पर वो कहता है कि अब भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं। ये सुनकर नुमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि अब हमें सबसे पहले अपने दूसरे साथियों को रेस्क्यू करना होगा। बहुत कोशिश के बाद ये लोग 29 लोगों को ढूंढ निकालते हैं। कुछ और लोग तो बुरी तरह से घायल होते हैं और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलता, कुछ बेहोश पड़े होते हैं। रात होते होते ठंड बहुत ज्यादा होने लग जाती है और अब सभी फ्लाइट के अंदर लेट जाते हैं। खाली जगह को वो लगेज से भर देते हैं ताकि बाहर की ठंड अंदर ना पाए, पर फिर भी फ्रीजिंग टेम्परेचर में सभी एक दूसरे को कसकर पकड़कर सोने की कोशिश करते हैं। जो घायल होते हैं उनकी दर्द और वेदना की तो सीमा ही नहीं होती। वे चिल्लाते हैं कि प्लीज हमें मार डालो, हम और दर्द नहीं सह सकते। किसी तरह रात गुजरती है। अगले दिन सूरज की रोशनी को देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। जो मर गए थे उन्हें एक जगह पर लिटा देते हैं, फिर वे सारे लगेज खोलकर फूड आइटम्स निकाल कर रख देते हैं। उस रात भी वे फ्लाइट के अंदर सिकुड़ कर सो जाते हैं। इनका विश्वास है कि फ्लाइट के मिस हुए आज 2 दिन हो चुके हैं, इसीलिए आज नहीं तो कल जरूर कोई रेस्क्यू टीम आकर हमें बचा लेगी। अगले दिन यानी डे 3, एक स्टूडेंट को होश आता है जो बहुत घायल था। वो पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन मरी पड़ी है तो वो उसे गले लगाकर रोने लग जाता है। उसकी माँ भी इसी फ्लाइट में आई थी, लेकिन वो भी मर चुकी है। उसे एयरपोर्ट का दृश्य याद आता है जब उसके पापा उससे कह गए थे कि माँ और बहन का ख्याल रखना। अब उन दोनों को खोकर वो एकदम बिखर जाता है, पर उसे इतनी चोट आई है कि वो भी हिल नहीं सकता। अगली सुबह सभी बाहर धूप में खड़े होते हैं तो दूर किसी फ्लाइट की उड़ने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल रेस्क्यू फ्लाइट उड़ रही होती है। ये लोग आईना वगैरह फ्लैश करते हैं और लगता है रेस्क्यू फ्लाइट ने इन्हें देख लिया। सभी बड़े खुश होते हैं कि भगवान का शुक्र है, आखिर रेस्क्यू फ्लाइट आ ही गई, लेकिन वो दूसरी दिशा में उड़ जाती है और कई घंटों तक वापस नहीं आती। अब इन्हें शक होता है कि शायद पायलट ने इन्हें देखा ही नहीं। यहाँ बैठे रहने से तो अच्छा है कि हम फ्लाइट का रेडियो ढूंढे जो कहीं गिर गया होगा। वे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते हुए रेडियो को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वे मुड़कर देखते हैं तो फ्लाइट नजर नहीं आती। इतना कोहरा जम चुका था। तब वे समझ जाते हैं कि अगर इतनी ऊंचाई से हमें अपनी फ्लाइट नजर नहीं आ रही है तो आसमान में उड़ती रेस्क्यू फ्लाइट को हम कैसे देखेंगे। उन लोगों ने तो हमें देखा ही नहीं होगा। अब तो हम पूरी तरह फंस गए। रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर किसी की आंख लग गई तो वो फ्रीज होकर मर जाएंगे। इसलिए सभी जागने की कोशिश करते हैं। जो लगेज में फूड आइटम्स थे
वो 6 दिन में खत्म हो जाते हैं। इन्हें ठीक से खाना खाए 6 दिन हो चुके हैं और सभी बहुत भूखे होते हैं। एक लड़का तो अपनी फटी हुई चमड़ी निकाल कर खा लेता है, ऐसी हालत हो गई थी। इनके बीच 2 भाई होते हैं जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। वे कहते हैं कि अब और कोई रास्ता नहीं रहा, बाहर जो लाशें पड़ी है उनकी चमड़ी खाकर हमें अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। ये सुनकर बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हमारे रिलीजन में इंसान का मांस खाना पाप है। वो दोनों कहते हैं कि पागल मत बनो, यहाँ पर हमारे शरीर में दुगनी कैलोरीज बर्न होती है, अगर ऐसे भूखा रहना पड़ा तो 2 दिन में मर जाएंगे हम। इतना ही नहीं, कल से मेरा पेशाब काले रंग का हो गया है। नुमा कहता है कि रेस्क्यू टीम जल्दी आ जाएगी, पर तभी वो कहता है कि जो टीम 6 दिन बाद नहीं आई वो अब क्या आएगी। इस तरह इन दोनों ग्रुप्स की बहस शुरू हो जाती है। इस सिचुएशन में इन्हें सरवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए था दोस्तों, सोचकर कमेंट में बता दीजिए। और ध्यान रहे 1972 का वक्त है। एक आदमी तो अपना सिगरेट खाने लग जाता है, अगले दिन भी रेस्क्यू टीम नहीं आती। कुछ और लड़कों का यूरिन भी काले रंग का हो जाता है। अब वे समझ जाते हैं कि वो 2 भाई ठीक कह रहे थे। सभी मिलकर भगवान से माफी मांगते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। फिर वे एक लाश का मांस काटकर धूप में सुखा देते हैं और फिर उसे कच्चा चबाकर खाने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन वे सरवाइव कर लेते हैं। घायल लोग इन्फेक्शन की वजह से एक एक करके मरने लगते हैं। बाकी लोग परेशान होने लग जाते हैं कि अब करें क्या। इसी बीच वे बर्फ में रेडियो को ढूंढ लेते हैं और उसमें बैटरी डालकर उसे चालू करते हैं। रेडियो में न्यूज आती है कि एंडेस पर्वत पर जो फ्लाइट क्रैश हुई थी उसका पता नहीं चल पाया है और ऑफिशियल्स को लगता है कि उस फ्लाइट का एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा होगा। इसीलिए सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। जब फरवरी में बर्फ पिघलेगा तभी उन पैसेंजर्स की लाशें निकाली जाएंगी। ये सुनकर लोग चौंक जाते हैं क्योंकि फरवरी में अभी 2-3 महीने बचे हुए थे, तब तक तो ये सभी मर जाएंगे। सभी रोने और चिल्लाने लगते हैं कि अब क्या करें। एक लड़का जो सभी को नरमांस खाने के लिए मना कर रहा था वो कहता है कि अब रेस्क्यू टीम नहीं आएगी तो हमें लाशों को खाकर ही जिंदा रहना पड़ेगा। मैं गलत था, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब इन्हें यहाँ किसी तरह सरवाइव करना होगा। अगले दिन 3 लड़के कुछ दूर जाकर देखते हैं। वे एक पर्वत की चोटी पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है इस इलाके को क्रॉस करने के लिए इन्हें लगभग 7 पहाड़ चढ़ने होंगे और वो भी बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वे लौट कर आ रहे होते हैं। तभी बर्फ में उन्हें गस्टो की लाश मिलती है जो फ्लाइट क्रैश के वक्त सबसे पहले नीचे गिर गया था। वे बहुत रोते हैं, फिर किसी तरह वापस आ जाते हैं। वे रियलाइज करते हैं कि जब तक हो सके हमें यहीं पर सरवाइव करना होगा। इसी बीच नुमा बीमार पड़ जाता है क्योंकि हर रोज फ्रीजिंग टेम्परेचर में इस तरह रहना बहुत ही मुश्किल होता है। कट करके डे 17 को दिखाते हैं। अब तक जो सरवाइव कर रहे थे अब उन्हें इस जगह की आदत पड़ चुकी है और वे मौत को भी स्वीकार करने लगे थे, इसलिए उन्हें किसी बात की उतनी फिक्र नहीं होती और अब सभी हंसकर बातें कर रहे होते हैं। इनका ये एटीट्यूड आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। लेकिन तभी अचानक बाहर से भारी आवाज आती है और देखते हैं कि एक ग्लेशियर बहुत फोर्स के साथ आता है और इनके टूटे हुए फ्लाइट के अंदर बर्फ बढ़ जाती है। वे बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अपने साथियों को भी निकालने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग मर चुके होते हैं। इससे पहले कि वो पूरी तरह बर्फ से निकलते एक और ग्लेशियर आ जाता है और अब वे लगभग एक शव पेटी की तरह उसी फ्लाइट में बंद हो जाते हैं। इस छोटी सी जगह में वे कब तक पड़े रहेंगे ये कोई नहीं जानता था। कई साथी मर चुके थे, इनकी रग्बी टीम का कैप्टन भी मर चुका था। यहाँ ना तो हवा आएगी और ना ही रोशनी। कुछ दिन तो वे इसी तरह बंद पड़े रहते हैं। एक एक करके जब साथी मरने लगते हैं तो सर्वाइवर्स की उम्मीद भी मिटने लग जाती है। अब तक तो वे अजनबियों की लाशों से मांस काट कर खा रहे थे, लेकिन अब उन्हें सरवाइव करने के लिए अपनी ही टीम के साथियों को खाना पड़ेगा, वरना वे जिंदा नहीं रह सकते। नुमा उम्मीद नहीं खोना चाहता और बर्फ को खोदने लगता है। 2 दिन खोदने के बाद रोशनी नजर आती है जो कि फ्लाइट की विंडो से आ रही थी। नुमा अपने पैर से उस गिलास को तोड़ देता है, लेकिन उसके पैर पर चोटें आ जाती है। धीरे धीरे वे एक एक करके बाहर आ जाते हैं। लगभग 7 दिन अंदर रहने के बाद वे एक बार फिर सूरज को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं आखिर हमने इतनी बुरी सिचुएशन में भी सरवाइव कर लिया। खुशी के मारे बर्फ में खेलने लगते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज करते हैं कि एक एक करके वे मर भी तो रहे हैं। एक और बात इन्हें खाई जाती है कि ये नवंबर है, लेकिन दिसंबर में स्नोफॉल भी तो शुरू हो जाएगा, तो सरवाइव करना नामुमकिन होगा। इसलिए कुछ लोगों को पास के किसी इलाके में जाना होगा जहां लोग रहते होंगे। वे सरकार को खबर कर देंगे तो हमारे लिए रेस्क्यू टीम जरूर आ जाएगी। नुमा और उसके 3 फ्रेंड्स जाने का फैसला करते हैं और बाकी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। वे कुछ लाशों से मांस काट कर लेकर जाते हैं जो कि 10 दिन चलेगा। कुछ दूर चलते ही नुमा का पैर दुखने लगता है क्योंकि उसके पैर में विंडो का गिलास चुभा था और वो घाव अब सड़ने लगता है। नुमा कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, आगे बढ़ो, मैं वापस बाकी साथियों के पास चला जाऊंगा। ये कहकर नुमा वापस चला जाता है और बाकी 3 आगे बढ़ते हैं। नुमा कहता है कि हमें सिर्फ उन तीनों के भरोसे नहीं बैठना होगा,
बल्कि ये भी देखना होगा कि फ्लाइट में कुछ काम की चीज है भी या फिर नहीं। वे फ्लाइट को फिर से छान मारते हैं तो उन्हें रडार सिस्टम मिलता है। वे उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काम नहीं करता और 2 लोग मर जाते हैं। नुमा की पीठ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है और वो तेजी से फैल रहा होता है। लगता है कुछ दिनों में ये भी मर जाएगा। अब लाशों का मांस भी खत्म हो चुका है और सिर्फ हड्डियां बची होती है। नुमा की तबीयत और खराब हो जाती है और आखिरकार वो भी मर जाता है। उसने अपने साथियों के लिए एक चिट पर लिखा था, इतने दिन मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स। उसके फ्रेंड्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर वे उसी कैमरा से बाकी सर्वाइवर्स की फोटो लेते हैं जिससे ट्रिप की शुरुआत में इन्होंने ग्रुप फोटो ली थी। यहाँ वो तीनों लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं लेकिन मांस भी बहुत कम हो जाता है। 3 लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तब वे फैसला करते हैं कि उनमें से एक वापस साथियों के पास चला जाएगा और सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ेंगे। वो लड़का वापस आकर बताता है कि वो दोनों जरूर मदद लेकर आएंगे, हमें विश्वास करना होगा, तुम लोग फिक्र मत करो। इसी उम्मीद में वे जीने लग जाते हैं। यहाँ वो दोनों सर्वाइवर्स कई मुश्किलों का सामना करते हैं। वहाँ कम से कम सर छुपाने के लिए फ्लाइट तो थी लेकिन खुले आसमान के नीचे और वो भी बर्फ से भरे पहाड़ पर दिन रात चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात को तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। किसी तरह 10 दिन चलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंचते हैं। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोनों उसका पानी पीने लगते हैं तो नदी के उस पार एक किसान अपने घोड़े पर आता है। ये लोग उसे आवाज देते हैं लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो एक पेपर पर लिखते हैं कि अक्टूबर 13 को जो फ्लाइट निकली थी और गायब हो गई थी, हम उसी के सर्वाइवर्स हैं और भी कुछ लोग बचे हुए हैं। प्लीज सरकार को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारे लिए रेस्क्यू टीम भेजें। ये लिखकर वो एक पत्थर पर रखकर उस पेपर को पार फेंकते हैं। लेटर पढ़कर किसान चौंक जाता है और तुरंत ऑफिशियल्स को खबर देता है। वे सुनकर दंग रह जाते हैं कि उस खतरनाक बर्फीली जगह पर ये लोग लगभग 2 महीने से सरवाइव कर पाए हैं। तुरंत रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। यहाँ इनके पास जो रेडियो होता है उस पर वे रेस्क्यू टीम के आने की खबर सुनकर इतने खुश हो जाते हैं कि बाल बाल ठीक करके बिल्कुल तैयार हो जाते हैं जैसे कोई वीआईपी इनसे मिलने आ रहा हो। 2 महीने के बाद अपने लोगों के पास वापस जाने की जो खुशी होती है ना, और वो भी उस बदतर बर्फीले पहाड़ में बुरे से बुरे दिन देखने के बाद, उस फीलिंग का क्या ही कहना। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से वे इन्हें वीडियो भी लेते हैं। मूवी में इस पॉइंट पर वो ओरिजिनल वीडियो प्ले किया जाता है जो असल में 1972 में उस रियल रेस्क्यू टीम ने लिया था। आखिर सर्वाइवर्स दिसंबर 22, 1972 में अपने देश वापस लौट आते हैं। 45 पैसेंजर्स में से सिर्फ 16 लोगों ने सरवाइव किया था। इनके परिवार वाले खुशी से इन्हें गले लगा लेते हैं क्योंकि वे लगभग मान चुके थे कि ये बच्चे बर्फ में जमकर मर गए होंगे। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पता चलता है कि वे सभी बहुत ही कमजोर हैं। फिर भी सरवाइव करने की चाह और हिम्मत ने उन्हें इतने दिन जिंदा रखा। लेकिन इस स्ट्रेटजी से बचने के बाद इनकी लाइफ में असली ट्रेजेडी हुई। उस नर्क से तो ये लोग बच निकले लेकिन समाज ने इन पर कीचड़ उछाला क्योंकि ये लोग नर मांस खाकर जिंदा रहे। लोग इन्हें कैनिबल कहकर इन्हें समाज से अलग कर देना चाहते थे। इस मूवी का नाम सोसाइटी ऑफ स्नो इसलिए रखा गया है क्योंकि बर्फ से भरी उस सोसाइटी में तो ये लोग सरवाइव कर गए लेकिन इंसानों की असली सोसाइटी ने इनका जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ पर इन्हें लगा कि इस सोसाइटी से तो बेहतर वो स्नो वाली सोसाइटी थी जिसमें ये लोग कम से कम सरवाइव तो कर पाए और बदनाम नहीं हुए। बाकी दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर की तरफ ध्यान दीजिए। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।